3 जादुई चक्की। रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो कि बहुत गरीब था। भुवन अपनी बीवी और बच्चों का पेट भरने के लिए आए दिन मेहनत किया करता था। उसको जो काम मिलता वो कर लेता था। कभी वो मजदूरी करता तो कभी वो किसी दुकान की सफाई करता। ऐसे ही करके उसको रोज जो भी दिहाड़ी मिलती उसी से वो अपने बीवी बच्चों का पेट भरा करता था। ऐसे ही एक दिन उसका बेटा चीकू कुछ बच्चों को अच्छी और महंगी चीज खाता हुआ देखता है। ये देखकर उसको भी लालच आ जाता है और वो उन बच्चों के पास जाता है और कहता है, तुम ये क्या खा रहे हो? इसे पिज्जा बोलते हैं, ये बर्गर है। अरे हम बता भी किस गरीब को रहे हैं जिसने कभी स्वादिष्ट पकवान को देखा ही नहीं है। ये बोलकर सभी बच्चे चीकू का मजाक बना देते हैं। ये देखकर चीकू उदास हो जाता है और घर जाता है। चीकू को उदास देखकर उसकी माँ रूपा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ मेरे लाल को? आज मेरे राजकुमार का मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, अगर मैं आपका राजकुमार हूँ तो आप क्यों मुझे बाकी बच्चों के जैसा खाना नहीं देते? आपको पता है सारे बच्चे कितना स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। बेटा, शायद हमारे नसीब में कुछ अच्छा खाने को है ही नहीं, और मैं तुझसे वादा करती हूँ आज मैं तुझे केवल रोटी और प्याज नहीं दूंगी। आज तुझे रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी। सच्ची माँ, तुम सच कह रही हो? हाँ मेरे लाल, मैं सच बोल रही हूँ। बस तू एक बार अपने पापा को आ जाने दे, उसके बाद हम सब मिलकर एक साथ रोटी और सब्जी खाएंगे। ये बोलकर रूपा खाना बनाने लगती है और कुछ देर बाद भुवन घर आ जाता है और कुछ पैसे रूपा के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये कुछ पैसे रख लो और इससे कल अनाज ले आना। कल अपने बेटे चीकू का बर्थडे है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ी और मेहनत कर लूं ताकि कल हम अपने बेटे को अच्छी अच्छी चीजें दे सके, जिसकी जिद ये हमेशा करता है। इसका मतलब आप फिर से कहीं और काम ढूंढने जा रहे हैं? हाँ रूपा, मैं सारी रात काम करूंगा और अब कल रात को ही आ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर आप खाना तो खा लीजिए। खाना खाकर भुवन घर से निकल जाता है और काम की तलाश में चल देता है। ये सब देखकर चीकू को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन चीकू सुबह सुबह उठता है और उसकी माँ उसे बर्थडे विश करती है। कुछ देर बाद चीकू खेलने के लिए बाहर जाता है, पर कोई भी उसको अपने साथ नहीं खिलाता। जिसके बाद चीकू निराश होकर एक तालाब के पास बैठ जाता है और तालाब में पत्थर फेंकने लगता है। तभी उस तालाब में से एक बड़ी सी मछली बाहर आती है, जिसे देखकर चीकू बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। पर वो विशाल जादुई मछली चीकू को रोकती है और उसे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो और तालाब में इस तरह से पत्थर क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम्हारे ऐसा करने से किसी को चोट लग सकती है? मुझे माफ करना अगर मेरी वजह से आपको चोट लगी हो तो, पर मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और हम बहुत गरीब हैं और मेरा बर्थडे बनाने के लिए, मुझे अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए मेरे पापा कल से मेहनत कर रहे हैं और रात को घर भी नहीं आए। अच्छा, तो ये बात है जिस वजह से तुम इतने दुखी हो और तालाब के पास आकर उसमें पत्थर फेंक रहे हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर दूंगी, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पर मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा? अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर कुछ दिनों से मछुआरे आ रहे हैं मछली पकड़ने के लिए और एक एक करके जाने अनजाने में कई अनोखी मछलियों को मछुआरे नष्ट करते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उन मछुआरों को रोको ताकि हमारी प्रजातियां बची रहें। इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मछली की ये बात सुनकर चीकू उससे वादा करता है कि वो मछुआरों को यहाँ से मछली पकड़ने से रोकेगा। ये वादा करके चीकू अपने गांव जाता है, जहाँ वो देखता है कुछ मछुआरे तालाब में मछली पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं।
उन्हें देखकर चीकू उनके सामने हांफते हुए आता है और घबराते हुए उनसे कहता है, हाँ, आप लोग उस तालाब में मत जाओ। मैंने वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस देखा है। उसने मुझसे बोला कि अगर आज कोई भी मछुआरा वहाँ गया तो वो सबको मार डालेगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। मेरी सबसे विनती है आप लोगों से कि आप सब वहाँ पर मत जाइए। चीकू की बात सुनकर सारे मछुआरे डर जाते हैं और उस तालाब पर जाना बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद चीकू दोबारा से तालाब पर जाता है और उस मछली से कहता है, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब तुम बताओ तुम मेरी मदद कैसे करोगी और किस तरह से हमारी गरीबी को खत्म करोगी। चीकू की आवाज सुनकर वो जादुई मछली बाहर आती है और बाहर आकर चीकू को 3 जादुई चक्की देती है और उसे कहती है, ये है जादुई चक्की। एक जादुई चक्की से सोना निकलेगा और दूसरी चक्की से चांदी और तीसरी चक्की से हीरा। इस चक्की से निकलने वाले धन दौलत से तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। पर हाँ, अगर मन में पाप रखा तो ये चक्की अपना काम करना बंद कर देगी। इसीलिए इस चक्की का प्रयोग उतना ही करना जितना कि तुम्हें जरूरत हो। ये सब सुनकर चीकू हैरान हो जाता है और इन तीनों चक्कियों को लेकर अपने घर आ जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुनकर रूपा को हैरानी होती है और उसे विश्वास नहीं होता। चीकू अपनी माँ को विश्वास दिलाने के लिए पहली चक्की को चलाता है जिसमें से कुछ चांदी बाहर निकलती है। उसके बाद दूसरी चक्की चलाता है जिसमें से सोना निकलता है। इसी तरह से फिर वो तीसरी चक्की चलाता है जिसमें से हीरे निकलते हैं। ये सब देखकर रूपा आश्चर्यचकित रह जाती है और शाम को जब भुवन घर आता है तो वो ये सारी बातें भुवन को बताती है। ये सब जानकर भुवन रूपा और चीकू से कहता है, सच में ये जादुई चक्की है, पर हमें इन जादुई चक्कियों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना। हम जरूरत के अनुसार इस चक्की का प्रयोग करेंगे। और अभी जो इनमें से कुछ जेवर निकले हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इन सोने चांदियों को बेचकर कुछ पैसे ले आता हूँ, जिससे आज हम अपने बेटे का बर्थडे मनाएंगे। ये बोलकर भुवन कुछ सोने और चांदी लेकर जाने लगता है, पर ये सब उसका एक पड़ोसी देख लेता है और वो उस चक्की की चोरी करने की सोचता है। रात को जब भुवन अपने बेटे का बर्थडे मनाता है तो वो अपनी बीवी बच्चों के साथ सो जाता है, जिसके बाद उसका पड़ोसी चुपके से उसके घर में आ जाता है और उसकी चक्की को उठाकर ले जाता है और उस चक्की को चलाने लगता है। पर उस चक्की से ना तो सोना निकलता है और ना ही चांदी और ना ही हीरे। उस चक्की से निकलता है तो सिर्फ नमक। ये देखकर उसका पड़ोसी हैरान हो जाता है और खुद से कहता है, यह कैसी बकवास चक्की है, इसमें तो सिर्फ नमक आ रहा है। लगता है इसको चलाने में कोई मूल मंत्र है जो सिर्फ उसके परिवार को पता है। एक काम करता हूँ, इस चक्की को वापस भुवन के घर रख आता हूँ और कल सारे गांव वालों को इस चक्की की सच्चाई बता दूंगा। ये बोलकर भुवन का पड़ोसी उन चक्कियों को भुवन के घर रखाता है और अगले दिन सारा सच गांव वालों को बता देता है, जिसके बाद सारे गांव वाले भुवन के पास जाते हैं और उस चक्की का राज पूछते हैं। गांव वालों की भीड़ देखकर भुवन भी सारी सच्चाई उन्हें बता देता है और गांव वालों से कहता है, हाँ, ये चक्की जादुई चक्की है, पर ये चक्कियाँ अपना काम तब करती हैं जब कोई सच में मुसीबत में हो और सच्चे दिल से इस चक्की की मदद चाहे। अगर मन में पाप रखकर हम कोई भी कार्य इस चक्की से करेंगे तो ये जादुई चक्की अपने जादू से सोना चांदी और हीरे नहीं देगी। इसीलिए हम सब गांव वालों को मिलकर इस चक्की का यूज करना चाहिए, पर अपनी आवश्यकता के अनुसार। सारे गांव वाले भुवन की बात मान जाते हैं और भुवन उन तीनों चक्कियों को अपने ही पास रखता है। और जब भी किसी गांव वालों को पैसे या सोने चांदी या हीरे की जरूरत पड़ती तो भुवन के पास आते और भुवन उस चक्की को चलाकर गांव वालों की मदद करता और सभी की जरूरतों को पूरा करता था। और इसी तरह से वो एक छोटा सा गांव
आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा गांव बन जाता है। गरीब बुढ़िया और जादुई रजाई। राजू अपनी पत्नी सुमन और मां शांति देवी के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। राजू और उसकी पत्नी दोनों शांति देवी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे। ऐसे ही ठंड से कड़कड़ाती हुई एक सुबह सुमन अपनी सास शांति देवी को जगाते हुए कहती है, ओ बुढ़िया, कब तक सोती रहेगी? घर का काम क्या दिन ढलने के बाद करेगी? अरे बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लग रहा है कि मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। सोना है ना तुम्हें, तो सो जी भर के। इतना बोलकर सुमन गुस्से से उसकी रजाई खींच लेती है और उसको ले जाकर बाहर रखाती है और अंदर आके शांति देवी से कहती है, अब सोले जितना सोना है, जब ठंड लगेगी तब सारी नींद भाग जाएगी। बहू, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, वरना मैं सारा काम कर देती। मुझे नहीं पता, उठो और काम करो, मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझी? तभी वहाँ राजू आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, सुनाई नहीं दिया सुमन ने क्या कहा है? और हाँ, तुम्हारा रोज का ये बहाना हो गया है कि तबीयत खराब है, काम चोर हो गई हो तुम। हाँ, शायद मैं ही काम चोर हो गई हूँ। किसी तरह कराहते हुए शांति देवी उठती हैं और घर का सारा काम करके धूप सेकने एक बागीचे की तरफ जाती हैं। जाते जाते रास्ते में उन्हें एक हिरन दिखता है जो कि घायल था और बहुत ही तड़प रहा होता है। वो किसी तरह हिरन के घाव वाले हिस्से को धोती है और भाग के अपने घर जाती है और वहां से कुछ मरहम ले आती है और हिरन को लगाने के बाद उसके पास के नदी से पानी लेकर उस हिरन को पिलाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात शांति की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पास इस कड़कड़ाती ठंड में ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। जो भी था वो उसके बहू बेटे ने उससे छीन लिया था। मगर फिर भी शांति अपने बहू बेटे के कमरे में जाती है और कहती है, अरे ओ बेटा, ओ बहू, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दो, बाहर बहुत ठंड है। अरे माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? जो रजाई थी वो सुमन ले चुकी है क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही है। इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे चली क्यों नहीं जाती तुम कहीं? सुमन, तुम आराम से सो जाओ, माँ की तो आदत है। अपने बहू बेटे की बात सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है। वो उसी कड़कड़ाती ठंड में घर छोड़कर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसको वही घायल हिरण दिखाई देता है। वो उस हिरण के पास जाती है और रोने लगती है। तभी वो हिरण एक माता का रूप ले लेता है और शांति को चुप करवाते हुए माता जी कहती हैं, शांति, तुम ऐसे कमजोर क्यों पड़ रही हो? तुम तो बहुत मजबूत हो। माता, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं नहीं जीना चाहती अब। नहीं, ऐसे हार नहीं मानते। जीवन में ऐसी बहुत सी कठिनाइयां आती जाती रहती हैं और सबको अपने कर्मों का भुगतान करना ही है। जैसे तुमने एक बेजुबान हिरण की मदद की, जो कि वो हिरण मैं ही थी। मैं देखना चाहती थी कि किसको मेरी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, तो वो तुम ही थी। मैं तुम्हारी सेवा और दया भाव से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई रजाई देना चाहती हूँ। इसको ओढ़ने के बाद तुम्हें कभी ठंड नहीं लगेगी और 3 बार हे जादुई रजाई बोलकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांग लेना, वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना बोलकर माता वहां से चली जाती हैं। शांति यहाँ वहां देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो रजाई लेकर अपने घर से थोड़े दूर पर कहीं जाती है और उस रजाई से कहती है, हे जादुई रजाई, मेरे रहने लायक एक घर बना दे। इतना बोलते ही शांति के लिए एक सुंदर सा घर बन जाता है, जिसके बाद शांति उस घर में जाती है और खुशी से उस घर को निहारती है। जिसके बाद वो अपने जरूरत के अनुसार खाना पीना सब कुछ ले आती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शांति देवी गांव की सबसे अमीर औरत बन जाती हैं और वो गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी। गांव के सभी लोग शांति देवी की बहुत इज्जत करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजू और सुमन के यहाँ खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं और जब दोनों को शांति देवी की खबर लगती है
तो वो दोनों दौड़े दौड़े शांति देवी के पास आते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ। आपके बिना आपका बेटा भिखारी बन गया है माँ। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। माफ तो तुम्हें भगवान भी नहीं करेगा बेटा, क्योंकि तुमने एक माँ की ममता को दुखी किया है। और वैसे भी तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और जैसे मैं इस गांव वालों की मदद करती हूँ, वैसे ही तुम भी इस गांव का हिस्सा हो। इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी, मगर बस इस गांव के वासियों की तरह। मतलब हमको आप माफ नहीं करेंगी माँ? मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए और हमें अपने साथ रख लीजिए। आपकी हम खूब सेवा करेंगे। हाँ माँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, फिर मैं एक ही शर्त पर तुम्हें माफ करूंगी और अपने साथ रखूंगी। मेरे पास जो भी ऐशो आराम की चीज है वो मैं गरीबों में दान कर दूंगी, जिसके बाद हम सब साथ में रहेंगे। ये सब सुनने के बाद राजू और सुमन दोनों मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद शांति देवी अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं और लोगों की सेवा करती हैं। संस्कारी बहुएं। सीता अपनी बहन बबीता कविता के साथ रहती थी। सीता सबसे बड़ी बहन थी। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। वो बहुत ही गरीब थी, लेकिन गरीब होने के बाद भी वो तीनों बहनें एक साथ खुशी से रहती थीं। ऐसे ही एक दिन सीता अपनी बहन बबीता के साथ मार्केट जाती है और सब्जियां खरीदने लगती है कि तभी मार्केट में रेहान नाम का एक लड़का सीता से टकरा जाता है। सीता को देख रेहान के मन में उसके लिए प्यार की घंटी बज जाती है और जैसे ही रेहान की सीता से टक्कर होती है, वैसे ही सीता गुस्से में बौखलाते हुए रेहान से बोलती है, अंधे हो गए हो क्या जो मुझे टक्कर मार के चल रहे हो? अरे मैडम, मुझसे गलती हो गई। और रही देखने की बात, अब तो मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम्हें देखने के बाद तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? रेहान को सीता से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। सीता उसे सुनाती रहती है, लेकिन रेहान मुस्कुराकर उसकी सारी चीजें सुनता रहता है कि तभी एक चोर आता है और सीता का पर्स छीन कर ले जाता है। लेकिन रेहान भी बहुत तेज था। रेहान दौड़ते हुए उस चोर का पीछा करता है और थोड़ी देर बाद वो चोर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद रेहान उस चोर को बहुत मारता है और सीता का पर्स सीता के हाथ में थमा देता है। ये देखकर सीता की नजरें अब झुक जाती हैं और वो उसे धन्यवाद करती है। मुझे माफ कर दो, तुम तो एक भले आदमी निकले, लेकिन मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं मैडम, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। खैर छोड़ो इन बातों को। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सीता। सीता नाम है मेरा। इतना कहकर सीता अपनी बहन बबीता के साथ घर चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ रेहान को तो अब सीता का ही ख्याल सताने लगता है और इस तरह रेहान एक बार फिर अगले दिन उसी मार्केट में जाता है जहां सीता उसे मिली थी। और कुदरत का करिश्मा तो देखो, सीता एक बार उसे फिर मिल जाती है और इस तरह उन दोनों की मुलाकात बढ़ती जाती है। एक दूसरे के लिए वो दोनों बहुत ही खास बन गए। ऐसे ही एक दिन सीता खुद से कहती है, बबीता और कविता को रेहान के बारे में बता देती हूँ, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँगी? उनकी बड़ी बहन किसी लड़के से प्यार करती है। हे भगवान, अगर मैं शादी करके चली गई तो मेरी दोनों बहनों का क्या होगा? सीता खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी दोनों बहनें बबीता और कविता वहाँ पर आ जाती हैं और उसकी बातें सुन लेती हैं और अपनी बहन सीता से बोलती हैं, अरे सीता दीदी, तुम हमारी चिंता क्यों करती हो? हाँ, बबीता सही बोल रही है। आपने हमारी सारी खुशियां हम पर कुर्बान कर दी है, तो हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम आपको समझे? उन दोनों की बातें सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लेती है। और थोड़ी देर बाद सीता रेहान को फोन करके अपने घर बुलाती है और अपनी दोनों बहनों से मिलवा देती है। और इस तरह अब रेहान सीता के पास आकर बैठ जाता है और सीता से बातें करने लगता है, लेकिन सीता उसकी बातों का जवाब नहीं देती। सीता को परेशान देखकर रेहान कहता है, क्या हुआ सीता, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? रेहान, मेरे मम्मी पापा नहीं है, अब मैं इन दोनों को छोड़कर तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर रेहान कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से उठकर अपने घर चले जाता है। एक तरफ तो सीता अब उदास रहने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ रेहान अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे शादी करनी है। राम राम, कैसे बात करत है तू? तेरे दो बड़े भैया हैं, मैं उनकी शादी ना कराऊं, पहले तेरी शादी करा दूं? हैं? उनके लिए भी मैंने 2 लड़की ढूंढी है। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी की दोनों छोटी बहनें हैं। अच्छा ठीक है,
अब तू इतना कह रहा है और तूने अपने दोनों भाइयों के लिए लड़की ढूंढ दी है, तो तुम तीनों की शादी एक ही साथ करवा दूंगी मैं। इतना कहकर रेहान अगले दिन अपनी माँ और अपने दोनों भाई विक्रम और विनय के साथ सीता के घर पहुँच जाता है। ये सब देखकर सीता थोड़ा हैरान हो जाती है और रेहान से पूछती है, रेहान ये सब क्या है, कौन है ये? सीता, ये मेरी माँ है और ये दोनों मेरे भाई हैं। तुम्हें फिक्र होती थी ना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी दोनों बहनों का क्या होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे दोनों भाई तुम्हारी दोनों बहनों से शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या अभी तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? रेहान और सीता की बातें सुन कविता और बबीता कहते हैं, रेहान जीजू, हम अपनी दीदी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो शादी क्या है? और वैसे भी शादी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, और अच्छी बात तो ये है कि हम शादी के बाद भी एक साथ रहेंगे। इतना कहकर अब सभी लोग राजी खुशी से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले कुछ दिनों बाद उन तीनों की शादी हो जाती है। सीता, बबीता और कविता तीनों ही अपने घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती हैं, लेकिन उन तीनों की सास कांता को तीनों लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसीलिए कांता हमेशा आए दिन उन तीनों को एक साथ ताने मारा करती थी और उन पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन की बात है, शाम के 4 बज रहे थे। कांता चिल्लाते हुए उन तीनों से बोलती है, अरे ओ करमजली मनहूस, मेरी तीनों बहुएं कहाँ मर गईं? शाम के 4 बज गए हैं, लेकिन चाय की प्याली अभी तक मेरे पास नहीं आई है। साथ ही साथ मेरे पैरों में इतना दर्द है। अरे तुम्हारे मरे हुए माँ बाप मेरे हाथ पैर दबाएंगे क्या? अपनी सास को चिल्लाता हुआ देख तीनों बहुएं दौड़ी हुई आती हैं और कहती हैं, मम्मी जी क्या हो गया? सीता आपके लिए चाय ला रही है। कुछ ही देर में सीता चाय लेकर आती है और अपनी सास के हाथ में थमा देती है। कविता अपनी सास के पैर दबाती है और सीता अपनी सास के हाथों को दबाती है। बबीता अपनी सास का सर दबाती है, लेकिन कांता को तो सास होने का धौंस जमाना ही था। जैसे ही कांता चाय की एक घूंट पीती है और कविता को लात मारते हुए कहती है, छी छी छी, इतनी घटिया चाय मैंने आज तक नहीं पी। पर मम्मी जी, मैंने तो चाय बिल्कुल सही बनाई थी। अच्छा, तो तू मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक जा, आज मैं तुम तीनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। इतना कहकर एक बार फिर कांता कविता को लात मारती है और लाठी से उन तीनों को एक साथ बेरहमी से पीटने लगती है। वो उन तीनों को पीट ही रही होती है कि तभी सीता, कविता और बबीता के पति वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ अपनी माँ के हाथों में अपनी पत्नियों को पीटता हुआ देख तीनों बौखला जाते हैं और गुस्से में अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये क्या कर रही हो तुम? अरे अपनी बहू के साथ कोई इस तरह का व्यवहार कैसे करता है? ये तो इंसान है, तुम इन्हें इस तरह जानवरों की तरह क्यों पीट रही हो? तुम्हारी पत्नियों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। आज मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। एक तो ये दहेज लेकर नहीं आई, पता नहीं किस अनाथ को तुमने मेरे माथे मर दिया है। ये सुनते ही विक्रम कहता है, बस माँ बहुत हो गया, अब तीनों भाई अपनी पत्नियों के साथ इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे, समझी तुम? इतना कहकर वो तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये देखकर रेहान की माँ को एक सदमा लगता है और वो सदमे से बीमार हो जाती है। अफसोस की बात ये थी कि अब रेहान की माँ को देखने वाला कोई नहीं था। खुद को इस तरह लाचार देख कांता को बहुत अफसोस होता है और वो खुद से कहती है, हे भगवान, मैंने अपनी बहुओं की कीमत नहीं पहचानी। काश मेरे पास मेरे बहू बेटे वापस आ जाएं, मैं उन्हें अपने आखिरी पलों में देख पाती। और इस तरह अब दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन सीता अपनी सास के पास आती है, जहां वो अपनी सास को बेहद बीमार हालत में देखती है और वो तुरंत अपने पति रेहान को फोन कर देती है। जिसके बाद रेहान के दोनों भाई और सीता की दोनों बहनें भी उसकी माँ के पास आ जाती हैं। अपनी माँ की हालत देख रेहान अपनी माँ को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है, जिसके बाद डॉक्टर कांता का इलाज करने लगता है और इलाज करने के कुछ समय बाद कांता को होश आ जाता है और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। अपनी आंखों के सामने अपने बहू बेटों को देख फूट फूट कर वो रोने लगती है और अपनी बहुओं से कहती है, मेरी बहुओं, मुझे माफ कर दो। तुम लोग तो देवी हो देवी, लेकिन ना जाने मैं ही कहां से कसाई निकल गई। मैंने तुम तीनों का संस्कार नहीं देखा, तुम तीनों की कीमत नहीं जानी और तुम्हें हमेशा कोसती रही। मुझे माफ कर दो मेरी बहुओं, माफ कर दो। वो तीनों अब अपनी सास को माफ कर देती हैं, जिसके बाद वो परिवार खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगता है।